Hello friends, today we'll discuss WTO Part 2. As we have discussed yesterday, we have discussed structure, functions, why WTO was required and GATT and other details. So आज के लेक्चर में देखेंगे कि सिंगापुर इशू क्या था, दोहा डेवलपमेंट राउंड क्या है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सर्विसेज, बाकी डिटेल्स, WTO रिफॉर्म्स, WTO से इंडिया को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, एंड एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. सिंगापुर इश्यूज क्या थे 1996 में? चार चीजों के ऊपर ज्यादा भर दिया गया था. कौन से थे वो? एक, ट्रेड फैसिलिटेशन विद स्टैंडर्डाइजेशन. ट्रेड फैसिलिटेट करना जरूरी है. ये एग्री हो चुका है कब? 2013 में बाली में. एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट. इससे क्या होगा? सबको लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा. थर्ड, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट. सेम टर्म्स होने चाहिए जो दूसरे को है. कंपटीशन लॉस. नेक्स्ट, दोहा डेवलपमेंट राउंड, जो सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स और इंटरव्यू. सिंगापुर के ऊपर इतने ज्यादा नहीं आते, इसलिए मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया. नाउ दोहा डेवलपमेंट राउंड, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मैंने सिंगापुर के बारे में कहा था कि सिंगापुर इश्यूज, बट यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ डेवलपमेंट. दैट इटसेल्फ साउंड्स डिफरेंट. मतलब क्या? ये राउंड एक ऐसा राउंड था जहां पे डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आ गए और यहाँ पे एक इशू में आपको डिस्कस करना था कि डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है या ट्रेड. ना यू में से कि सर ट्रेड नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? बट डोंट यू थिंक, क्या ट्रेड से हमेशा इक्वल डेवलपमेंट होता है, इक्विटेबल डेवलपमेंट होता है क्या? ट्रेड से ज्यादा फायदा नॉर्थ का होता है. व्हाट अबाउट ग्लोबल साउथ? उसका भी तो बेनिफिट्स होना चाहिए. दैट्स द रीजन यहाँ पे डिसाइड करने गया कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनके इश्यूज को एड्रेस करना है. मतलब कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है? डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग नेशन. एंड दैट्स द रीजन इट इज कंसिडर्ड एज बिग विक्ट्री फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. सो ऐसे बिग विक्ट्रीज के लिए ऐसे कौन से पॉइंट रेज किए थे? लेट अस सी. पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था ट्रिप्स वर्सेस पब्लिक हेल्थ. यू मे से किसे व्हाट इज ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. नाउ डोंट यू थिंक देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो बहुत ही कॉस्टली रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैंसर के ड्रग्स, वो लाखों में जाते हैं कभी कभी, बट क्या गरीब लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं? बीच में पैंडेमिक आया था कोरोना का, अगर वैक्सीन की कॉस्ट अगर 10,000 जाती है, क्या गरीब उसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो यहाँ पे नो डाउट, लिसन केयरफुली, कोई भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर इन्वेस्ट करती है, सपोज $10 बिलियन, उसके बाद उसे कोई ड्रग इन्वेंट किया, तो उसे उसके रिटर्न्स मिलने चाहिए. ये बात सही है, एल्स इनोवेशन बंद हो जाएगा, उसकी एक डर है. बट डोंट यू थिंक एट द सेम टाइम हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? सो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पब्लिक हेल्थ? ये इशू सामने आ गए और यहाँ पे एक डिसाइड हो गया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, चाहे वो पैंडेमिक या एनी अदर सिचुएशन, वहां पे जरूरत पड़ी, तो ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ के मैटर में जो ड्रग्स है वो सस्ते में अवेलेबल हो सकते हैं. इसका फायदा होगा. यस. सिर्फ बेसिक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल. अगर कोई ब्रांडेड ड्रग, लिसन केयरफुली, ब्रांडेड ड्रग मिलता है आपको 100 रुपीज में, वही आपको जेनरिक ड्रग 20 रुपए में भी मिल सकता है. मतलब 80% तक की बचत हो सकती है. इसका बेनिफिट ऑब्वियसली किसे हो सकता है? पुअर कंट्रीज को, लोअर इनकम कंट्रीज को और गरीब लोगों को. सो लोगों को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना चाहिए, तो ये एक बड़ा विक्ट्री हुआ है. सेकेंड था एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के बारे में सबका कहना था कि मोर मार्केट एक्सेस होना चाहिए, एक्सपोर्ट सब्सिडी एलिमिनेट होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम रूरल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी का मैटर. दिस थिंग वी विल सी इन डिटेल. स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस वीडियोस में ही ऑलरेडी देखा हुआ है. अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक अटैच कर देता हूं. नेक्स्ट, इस राउंड में एक चीज एग्रीड हो गया कि नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड. प्लीज लिसन, नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड. समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज सिंगल अंडरटेकिंग. ये लिटरली इसका स्लोगन ही हो गया. देन यू मे से कि सर डेवलपिंग कंट्री का एजेंडा तो हो गया, बट डेवलप कंट्री ने क्यों सुना? उसके लिए भी कारण थे, क्योंकि उनके भी कुछ इश्यूज को प्रायोरिटी दी गई. फॉर एग्जांपल ट्रेड फैसिलिटेशन, एनवायरमेंट इशू, ई कॉमर्स, ऐसे इश्यूज पे चर्चा शुरू होने लगी. सो दोहा डेवलपमेंट राउंड, जिसमें उस वक्त तो डेवलप कंट्री ने एक्सेप्ट किया था कि यस वी विल सपोर्ट इट, बट लैटर ऑन उन्होंने वो सपोर्ट हटा दिया. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर सपोर्ट हटाना ही था तो उन्होंने, डेवलप कंट्री ने सपोर्ट किया क्यों था? आई होप डायग्राम आप देख रहे हैं.
ये डायग्राम क्या दिखा रहा है कि सबको ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है, सबको डेवलप होना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो विकसित देश होते हैं वो क्या करते हैं, हम तो लैडर से चढ़े, हम ऊपर अब डेवलप हो चुके, अब हमें लैडर की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप कहाँ रहोगे, आप नीचे ही रहोगे, अंडर डेवलप। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियरली दिखाता है नेचर ऑफ द डेवलप कंट्रीज। क्योंकि डेवलप कंट्रीज का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बिकॉज उनका पर्पस सर्व हो गया। तो ह्यूमन के साथ कैसे सर्व हुआ? बहुत सी चीजें तो नहीं हुई। अरे भाई, वो चाहते क्या थे डब्ल्यूटीओ से? ट्रेड फेयर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, लिबरलाइज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें तो अचीव हो गई। अब उनको बाकी सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं था। एंड दैट्स रीजन डोंट थिंक आजकल ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फर्स्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही है। नेक्स्ट आते हैं सबसे क्रूशियल इशू जो डब्ल्यूटीओ में चलता है और होना भी चाहिए, दैट इज एग्रीकल्चर। बट बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ द इशू, लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। प्लीज ये टॉपिक थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, विच विल हेल्प यू फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स आल्सो। कैसे? अगर आप ठीक तरह से चार्ट देखोगे, क्लाइमेट वाइज एग्रीकल्चर के लिए क्लाइमेट कहाँ का फेवरेबल है? डेवलप का फेवरेबल है, बट डेवलपिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्स है। अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी में आप इशू देखोगे तो डेवलप कंट्रीज में कहाँ तक है? अराउंड 3%। यूएसए में तो उससे भी कम है। जीडीपी का शेयर एग्रीकल्चर जस्ट 3%, whereas in developing countries it is approximate 30%। ये फिगर किसका है? ये फिगर अपना भारत का है, इंडिया का फिगर है कि इंडिया के जीडीपी में आज भी 16.6% शेयर एग्रीकल्चर का है। मतलब एग्रीकल्चर डेवलपिंग नेशंस के जीडीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लिसन, सिर्फ जीडीपी में नहीं, इवन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑल्सो इट इज 50% प्लस। मतलब 50% से ज्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। वेरएज यू गो फॉर डेवलप कंट्रीज, ये आता है 4% या कभी कभी उससे भी कम। नॉट ओनली दिस, टाइप ऑफ फार्मिंग भी देखोगे, वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में क्या है? कमर्शियल फार्मिंग होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक वे ऑफ लाइफ समझा जाता है। इवन इफ यू गो फॉर पर कैपिटल लैंड होल्डिंग, मतलब एक इंडिविजुअल के पास कितना जमीन होता है पर कैपिटल, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही बिग होता है, यहाँ पे बहुत ही स्लो। सो ये चार्ट से आपको एक बात तो क्लियर पता होती है कि दोनों में बहुत ही अंतर है। लिसन केयरफुली, ऐसे बहुत चार्ट और आने वाले हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर डेवलप कंट्री में अलग दिख रहा है और डेवलपिंग में अलग। इसके अलग अलग पैरामीटर्स देखे हमने, नेचुरल से लेके जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटल, होल्डिंग से लेके अदर चीजें। देन कम्स द नेक्स्ट। इतना ही नहीं, डोंट यू थिंक जस्ट नाउ हमने देखा कि डेवलपिंग कंट्रीज का जीडीपी में एग्रीकल्चर का वेटेज ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ज्यादा है। सो कैन आई सिंपली से थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है, इनके लिए एग्रीकल्चर तो एक बैकबोन ही है। एंड बिकॉज ऑफ डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज, आई रिपीट, डब्ल्यूटीओ के कुछ पॉलिसी की वजह से कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हंगर, मैल न्यूट्रिशन एंड फार्मर सुसाइड्स के इशू बढ़ गए। मतलब बातें तो हमने क्या की थी कि सबका विकास हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हुआ है क्या? नहीं, डेवलप कंट्रीज आगे चली गई और डेवलपिंग कंट्रीज पीछे ही। अब तीन चीजों पे डिस्कशन चल रहा था, एक डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा मार्केट एक्सेस और तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब वो भी देखते एक एक करके। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब क्या होता है? जो सरकार देती है, किसके लिए? फूड, फर्टिलाइजर, वाटर एक्सेट्रा। इसमें जो डेवलप कंट्री है उनका कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, क्लियर डेटा नहीं मिलता। बट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका भी सिंपल कहना है कि फूड सिक्योरिटी इशू इज मोर इम्पोर्टेंट। सब्सिडी का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, फूड सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमन वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट, आदमी की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे फाइनली एक डिसीजन ले लिया कि जब तक फाइनल नहीं होता तब तक सब्सिडी आप दे सकते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये गया अपने फेवर में। दूसरा है मार्केट एक्सेस। विकसित देशों का कहना है कि आप अपना मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट ओपन करो, दोनों साइड का कहना है भी आप भी ओपन करो, लेकिन इसमें कुछ सेफगार्ड है। क्या? एक है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म और दूसरा है स्पेशल प्रोडक्ट्स। फास्ट फटाफट देखते हैं।
स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें का इंपोर्ट करने की वजह से प्राइसेस फटाफट इन्फ्लेट हो रही है या कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे इमीडिएटली उसे क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। या कुछ प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट में रख सकते हैं कि जिसके थ्रू उनकी इंपोर्ट पे आप बैन भी कर सकते हैं। तो यूएसए का कहना क्या होगा, ऑब्वियसली कि भाई इसका लिस्ट कम करो। और स्पेशल सेफगार्ड के बारे में भी क्या कहना होगा कि भाई आप थोड़ा भी प्राइस बढ़ता है तो इमीडिएटली ड्यूटीज लगा देते हैं। सो ये विकसित देशों का कहना है। तीसरा मुद्दा मैंने कहा कि एक्सपोर्ट सब्सिडी, मतलब क्या कि एक्सपोर्ट सब्सिडी जो देता है डेवलप कंट्री, अब ये कौन देता है, डेवलप कंट्री। यहाँ पे डेवलप कंट्री ने एक्सेप्ट किया कि यस ये सब्सिडी हम कम करेंगे। कहाँ पे, नैरोबी में ये कंसेंसस हुआ 2015 में। सो कहने सिंपली से तीन चीजें हमने देखी, एक डोमेस्टिक सपोर्ट, दूसरा मार्केट एक्सेस एंड तीसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एग्रीकल्चर की सब्सिडी समझने से पहले पहले बॉक्सेस समझने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ये बॉक्सेस में कैटेगराइज किया गया। सो ये बॉक्सेस किस आधार पे किया है, इट डिपेंड्स ऑन ट्रेड डिस्टॉर्शन। यू मे से कि सो व्हाई ट्रेड डिस्टॉर्शन, डोंट यू थिंक ये ट्रेड जो है इंटरनेशनल लेवल पे होगा। सपोज कोई कंट्री अगर अपने फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बेच रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे व्यापारी, दूसरे देश के जो लोग होंगे फार्मर्स, उनके लिए तो कठिनाई होगी। इसके लिए इसको इसको किसके ऊपर किया है, ट्रेड डिस्टॉर्शन। सो तीन बॉक्सेस है, पहला है ग्रीन, दूसरा ब्लू और तीसरा अंबर। ब्लू को अंबर के अंडर भी कभी कभी क्लब करते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। ग्रीन बॉक्स जो है ना, उसमें लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना सब्सिडी दे सकते हैं। बिकॉज इससे कहते हैं कि ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता, अगर हुआ भी तो बहुत ही मिनिमम होता है। एग्जाम्पल है क्या सर, यस, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका तो फायदा ही होगा। अगर कोई डिजास्टर होगा तो वहां पे भी देना पड़ेगा। कौन सी कंट्री इसमें ज्यादा देती है, यूएसए इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ग्रीन बॉक्स में किसका ज्यादा रहता है, यूएसए और उसके जैसे देश। दूसरा है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में भी लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्सिडी दी जाती है किस लिए, कि भाई आप प्रोडक्शन कम करो, मे बी फॉर सॉइल फर्टिलिटी टू रिकवर और एनी अदर थिंग, और यू शुड शिफ्ट टू समवेयर एल्स, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री। मतलब इससे ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा क्या, नहीं, इसलिए इसे इंकरेज किया जाता है। तो इसमें भी लिमिट है क्या, नहीं। मोस्टली कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, यूरोपियन यूनियन। बट थर्ड है अंबर बॉक्स, इसे कहा जाता है ट्रेड डिस्टॉर्शन। सो कौन कौन सी होंगी, एग्जाम्पल से बताओ। फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ट्रेड अफेक्ट हो सकता है, ऐसा मानना है। एंड दैट्स रीजन इसको लिमिट दिया है। कितना लिमिट है, 5 to 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। देन यू में से किस 5 to 10 कैसे डिसाइड करोगे, जो डेवलप कंट्री है उनको 5%, जो डेवलपिंग कंट्री है उनको 10% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल उदाहरण देता हूं, अगर आपका प्रोडक्शन 100 रुपया है तो डेवलप कंट्री कितना देगा, 5 रुपया दे सकता है, और डेवलपिंग कंट्रीज कितना देगा, 10 रुपया, अगर दोनों का प्रोडक्शन सेम है तो। सो ऑब्वियसली अंबर बॉक्स में ज्यादा कंट्रीज कौन से होंगे, इंडिया एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। आई होप तीनों बॉक्सेस क्लियर हो चुके हैं। मैं फिर से रैपिडली करता हूँ। ग्रीन बॉक्स, नो लिमिट, कहां पे होता है, R&D, डिजास्टर एक्सेट्रा। ब्लू बॉक्स, अगेन नो लिमिट, व्हाई, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन और शिफ्टिंग टू समवेयर एल्स। कहां पे लिमिट है, सिर्फ अंबर बॉक्स, एंड दैट्स रीजन कलर्स आर आल्सो गिवन अकॉर्डिंगली। सो अंबर बॉक्स में कितना लिमिट है, 5 to 10%, 5% फॉर डेवलप एंड 10% फॉर डेवलपिंग। बट फिगर्स पे मत जाओ क्योंकि आगे जाके कुछ और दिखने वाला है। देन इंडिया को कोई इश्यू है क्या, इंडिया का कहना है कि भाई 5%, 10% ठीक है, बट जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपने यूज किया है वही समझ में नहीं रहा। क्योंकि आप मेथड ऑफ कैलकुलेशन के लिए फिगर कौन सा यूज कर रहा है, 1986, 88, और कब अप्लाई कर रहा है, अभी। डोंट थिंक इससे बहुत बड़ा गैप आएगा। तो इंडिया का सिंपल कहना है, भाई ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन ही गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखते हैं एक्चुअल सब्सिडी कितना है। अगर आप ठीक तरह से सामने देखोगे, अब आपको पता चलेगा कि पर हेड कितना सब्सिडी देता है। लिसन, ये तीन है डेवलप कंट्रीज। यूएसए का सब्सिडी, इट इज इन डॉलर्स, प्लीज, $61,000, कनाडा 13,000, EU 8,000, चाइना 1,000 एंड इंडिया अराउंड 300। डोंट थिंक 5%, 10% किया
ग्रीन बॉक्स वगैरह किया, स्टिल क्या दिख रहा है, नजर में क्या आ रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है वो उल्टा ज्यादा सब्सिडी दे रहा है अपने फार्मर्स को, और बेचारा क्रिटिसिज्म किसके ऊपर होता है, डेवलपिंग कंट्रीज पे, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है, वो रोकना ही चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज। फिशरीज के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है क्या? यस, रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर में हुआ उसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। क्या बहुत बार क्या होता है, अननेसेसरी बहुत फिशिंग करते हैं, उससे वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज इट डिप्लीट स्टॉक ऑल्सो। सो भारत का भी कहना था कि भाई ये कम होना चाहिए। भारत का मानना था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब जिसने खराब किया उसको ज्यादा पे करना चाहिए। तो इसमें एक्सेप्ट किया गया क्या कि जो इलीगल अनरिपोर्टेड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटिंग फिशिंग होगा, वो फिशिंग आपको बंद करना होगा। लिसन केयरफुली, भारत इसमें ज्यादा सब्सिडी नहीं देता, ज्यादा सब्सिडी देने वाले देश तो चाइना वगैरह है। लास्ट ईयर की जिनीवा की मीटिंग में इसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में मोडालिटी में जाता ही ये चार मोड डिसाइड किए, चार मोड, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। सिंपल भाषा में बताता हूँ, मोड 1 मतलब क्या कि जिसकी सर्विसेज आप यहां से दे रहे हैं बट कंज्यूम दूसरी कंट्री में हो रहा है, मतलब कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर दूसरी कंट्री में, लेकिन मैं सर्विस कहां से दे रहा हूँ, भारत से, मतलब भारत से काम हो रहा है बीपीओ का, किसका, यूएस के। सो बेस्ट एग्जांपल बीपीओ, लंदन के किसी कंपनी ने मुझे कहा कि आर्किटेक्चर डिजाइन कर दो, मैं यहां से भेज दूंगा ईमेल से। ये हो गया मोड 1। मोड 2 मतलब क्या, कंज्यूमर को उस देश में जाना पड़ता है कंज्यूम करने के लिए। आई होप सिंपल क्लियर हुआ है, कंज्यूमर को उस देश में जाना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, एजुकेशन के लिए हम एमएस के लिए जाते हैं, आप जीमैट करके एमबीए के लिए जाते हैं, या टूरिज्म बोल सकते हैं आप, या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहीं और देश में जाते हैं। तो दूसरा मोड 2 भी क्लियर हो चुका है। मोड 3 है जहां पे आप कमर्शियल प्रेजेंस करते हैं किसी और कंट्री में, बैंकिंग सेक्टर, स्टेट बैंक अपना कोई ब्रांच ओपन कर दे, आईसीआईसीआई हो, वो कमर्शियल प्रेजेंस। एंड फोर्थ है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस, मतलब नेचुरल पर्संस का आना जाना चार में है। सो ब्रीफ में फास्ट फटाफट, पहले में मैंने क्या कहा कि सर्विसेज कंज्यूम अब्रॉड किए जाती है बट देने वाला कहाँ बैठा है, इस कंट्री में। दूसरे में मैंने कहा क्या, जो कंज्यूमर होता है उसे उस कंट्री में जाना पड़ता है सर्विस कंज्यूम करने के लिए, एमएस या एमबीए करने के लिए जो आप जाते हैं। तीसरा, कमर्शियल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना। चौथा, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्संस। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, किसे इंडिया को क्या फायदा हुआ है डब्ल्यूटीओ का, सचमुच में फायदा हुआ है या इंडिया का नुकसान ही है? नहीं, दोनों चीजें हैं। चार्ट में देखते हैं। पहला फायदा इंडिया को क्या हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस का दर्जा देने की वजह से ऑब्वियसली ट्रेडिंग में बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा मैंने लिखा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऐसा क्यों लिखा है, डोंट थिंक, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, वेटेड वोटिंग होता है। वेटेड वोटिंग मतलब आपके फंडिंग के अनुसार कभी कभी वोटिंग दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे वन कंट्री वन वोट है। तो कंपेरेटिवली इसे क्या कह सकते हैं हम, अदर इंस्टीट्यूशन से काफी डेमोक्रेटिक है। तीसरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म काफी अच्छा है। चौथा, भारत का फार्मा सेक्टर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, तो उसमें इंडिया को अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रहा है। पांचवा, भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया का जाना माना है, तो वहां पे भी हमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली सिक्स, रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता है, एंड ट्रेड क्या हो गया, ओपन अप हो गया। सो भारत के लिए डब्ल्यूटीओ के फायदे हुए क्या, यस, बहुत सारे फायदे हैं, बट इश्यूज भी है। यस, आई वोंट कॉल इट एज अ लॉसेस, बट इश्यूज है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कैसे? पहला सबसे बड़ा इशू एग्रीकल्चर। आई होप मैंने एग्रीकल्चर पे काफी डिस्कस किया, मैंने क्लियरली दिखा दिया ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। मैंने ये भी दिखा दिया कौन कितना सब्सिडी देता है। इससे क्लियर होता है कि भारत के फार्मर्स को कंपैरेटिवली बहुत ही कम सब्सिडी मिलता है कंपेयर टू वेस्टर्न और विकसित देश के। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एमएसपी बंद होना चाहिए, बट डोंट थिंक, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सबसे बड़ा बेनिफिट किसे होता है, दोनों को होता है। दोनों को मतलब किसको, फार्मर्स को भी होता है एज वेल एज गवर्नमेंट को भी होता है ना। यू में से कैसे, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होता है, फार्मर्स को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाती है कि भाई प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो आपको इतना सपोर्ट तो मिलेगा, इतनी प्राइस तो आपको मिलेगी। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट,
अरे हाँ, भारत में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स है, पीडीएस से लेके मिड डे मील स्कीम बहुत सारे। सो उसके लिए गवर्नमेंट को भी तो प्रोक्योर करना होता है, कहीं ना कहीं से तो मुझे अनाज लेना है। तो यहाँ से अनाज लेना काफी सस्ता पड़ता है। सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द डेवलप कंट्रीज का क्या कहना होगा, एमएसपी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप सोचो इसके बारे में। दूसरा ई कॉमर्स और बाकी चीजें, इंडिया का क्या कहना है कि भाई बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जो बाहर से आके अब यहाँ पे कमाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ आपको, नेटफ्लिक्स हो, आपका स्पॉटिफाई हो, अब ये वीक तो नहीं है, सो क्यों ना इनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। नो डाउट हम मानते हैं कि जब इनिशिएशन हुआ डायलॉग, तब इसके ऊपर डिसाइड हुआ था कि नहीं लगाएंगे, बट अब तो ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनके ऊपर टैक्सेस होना चाहिए क्या? यस। तीसरा दोहा राउंड, हमने कहा विक्ट्री, बट वो फाइनल अचीवमेंट हुआ है क्या? वो अभी भी डेडलॉक है। फोर्थ, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ना यू में से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अपने बेनिफिट में भी लिखा है, तो ये लॉस में कैसे दिखा रहा है, आप इशू में क्यों दिखा रहे हैं? बेनिफिट में क्यों? बिकॉज बहुत अच्छा है। इशू में क्यों? क्योंकि आज की तारीख में वो क्राइसिस में गया है। और कैसे क्राइसिस में गया है हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि जानबूझ के यूएसए यहाँ पे क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट स्टॉल कर रहा है। एंड ऑब्वियसली लास्ट, फूड सब्सिडी। बहुत सारे विकसित देशों का कहना है कि फूड सब्सिडी कम करो, बट इंडिया का सिंपल मानना है कि भाई वो कम नहीं हो सकते, बिकॉज फूड सिक्योरिटी इशू सबसे प्रायोरिटी है। सो कैन आई सिंपली से इंडिया को दोनों साइड से बेनिफिट्स है, एज वेल एज फ्यू इश्यूज आर ऑल्सो देयर, और इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट अच्छा काम करिए। नेक्स्ट आता है फिर से डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म क्या होने चाहिए। लेट अस सी। रिफॉर्म वही होने चाहिए जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना है। कैसे? जस्ट नाउ हमने देखा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का बहुत इश्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो बाई कंसेंसस होते हैं। सो इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग क्वालिफाइड वोटिंग? क्वालिफाइड वोटिंग मतलब आप डिसाइड करो कि इतने परसेंटेज लोगों ने वोट किया तो आप अपॉइंटमेंट कर सकते, एक। दूसरा, टैरिफ वॉर हमने यस्टरडे भी डिस्कस किया था, फायदा होता है क्या? नहीं। जो डेवलप कंट्रीज या बाकी कंट्रीज टैरिफ वॉर करते हैं उससे नुकसान ही होता है। तीसरा, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को कंप्लीट करना जरूरी है। चौथा, कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि हम थ्रेटन कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे, बट डोंट थिंक 21वीं सदी में भारत, चाइना, ब्राजील ऐसे देश है जो काफी पावरफुल होने वाले हैं। सो किसी के डर से क्या रिफॉर्म बंद होनी चाहिए क्या? नहीं। पांचवा, फूड सिक्योरिटी का इशू इंटरनेशनल लेवल पे टैकल होना जरूरी है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के जैसे मैंने अभी कहा उसके ऊपर भी काम होना जरूरी है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कैसे? आपको भी डब्ल्यूटीओ में तो है। अरे भाई डब्ल्यूटीओ में है, लेकिन कहीं कहीं जगह पे क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। से फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपिंग कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलप कंट्री, डेफिनेशन नहीं है क्लियर, तो वो क्लियर होना चाहिए। एंड प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट को बढ़ावा दे दो। कभी कभी क्या होता है कि हम 164 देशों के लिए एक ही एग्रीमेंट सोचते हैं, अच्छी बात है, बट डोंट यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 164 देश एक साथ एग्री ना करें? उससे बेटर क्या है, सपोज 25 देश एग्री करते हैं एंड बाकी के देशों को अलाउ करो कि आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो बेनिफिट देख के। इससे क्या होगा, रिफॉर्म धीरे धीरे इनिशिएट होंगे और फास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन डब्ल्यूटीओ। आंसर आता है तो ट्राई डेफिनेटली करो। एंड नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग फॉर प्रीलिम्स। थोड़ा ठीक तरह से देखना, मैच द फॉलोइंग है। एक साइड में मैंने लिखे कि कहाँ पे डिसीजन हुआ है, मतलब फिशरीज का डिसीजन कहाँ पे लिया हुआ है। दूसरे में एग्रीकल्चर इशू कहाँ रेज हुआ। तीसरे में ट्रेड फैसिलिटेशन इशू पहले कहाँ हुआ। एंड चौथे में पीस क्लॉज। और यहाँ पे वो मीटिंग्स दिए। अगर आंसर आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।